करंट अफेयर्स के एक और अंक में हम आपका स्वागत करते हैं। जो भी मुद्दे होते हैं रोज़ाना के, उसमें हम आपको कई सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस हमारा ये रहता है कि आप किसी भी मुद्दे को उसके एंटायरिटी में समझें। वो आखिर में मुद्दा क्या है? क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पहलू हैं? कोई सोशल उसकी डायमेंशन है? कोई सोशल अपॉर्च्युनिटी उसमें नज़र आ रही है? क्या-क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पर? कहाँ पर क्या-क्या किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं? स्टेट लेवल में क्या-क्या हो रहा है? इन चीज़ों को समझाने की कोशिश होती है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो आपने सबसे मतलब चर्चित एक तरह से इस टॉपिक को समझा है, जहाँ पर चाहे वो मेंस में लिखने के लिए आता है, चाहे वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स बाय व्हिच वी कैन एम्पावर वीमेन, या फिर विमेन एम्पावरमेंट में या विमेन लेड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? वहाँ पर हम कई सारी चीज़ों को लिखते हैं जिसके बारे में फैक्ट, चाहे वो एसेट ओनरशिप के बारे में हो, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन के बारे में हो, चाहे उनको जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर उनको सिक्योरिटी मिल रही हो उसके बारे में, या फिर उनके द्वारा जो पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस किया जाता है वो एक्सेस कैसे रेस्ट्रिक्टेड रहता है, कैसे सोशल बाउंड्रीज को उनको पार करके जो है अपनी सक्सेस के रास्ते खोजने पड़ते हैं, उसके बारे में हम सर्वविदित हैं। किस प्रकार से ये भी आता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को भी विमेन सेंट्रिक बनाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन विमेन के लिए सेंसिटिव हो। ये बातें भी जो हैं हम हमेशा सुनते रहते हैं, और हम अपने आंसर में या तो उनको एक टॉपिक के वाइज़ लिखते हैं, या फिर मतलब इंटरव्यू में हम किसी भी चीज़ के बारे में बोल करके बताते हैं। इसी का ही एक रिलेटेड अगर हम फैक्टर ध्यान रखें, तो महाराष्ट्र जिस धरती में, अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जैसे जो लोग जिन्होंने काफ़ी सोशल मतलब अपलिफ्टमेंट के बारे में कोशिश की, अब वो महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने विमेन फार्मर्स के लिए एक एम्पावरमेंट कानून, यानी विमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट 2026 पारित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भई जो एसेट ओनरशिप हैं, उस एसेट ओनरशिप को एक तरह से कैसे कहते हैं ना कि भाई कोई भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स हैं विमेन, उनको बिना लैंड की ओनरशिप के भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स का दर्जा कैसे मिले, इसके बारे में कोशिश हुई है। मतलब आपको साफ समझ में आना चाहिए कि कई जगह है हम इस प्रकार के डेटा देखते हैं जहाँ पर रूरल फीमेल वर्कफोर्स जो हैं, और वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में मतलब एम्प्लॉयड रहती है। यानी अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो करीबन 82% ऐसी फार्मर्स हैं जो कि रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयड हैं, यानी 82% जो भी विमेन एम्प्लॉयड हैं, वो फार्मिंग कैटेगरी में हैं। और उसमें भी मतलब एक तरह से कहा जाए तो उनकी जो ओनरशिप है ना लैंड की, वो 1/5 से भी कम है। यानी आप मान के चलिए अगर 100 महिलाएँ कार्य कर रही हैं, तो उसमें 82 महिलाएँ जो हैं, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रही हैं। और उन 82 विमेन में से आउट ऑफ 100 करीबन 1/5 यानी 16-17% के पास ही लैंड की ओनरशिप है। आप समझ सकते हैं अगर लैंड की ओनरशिप नहीं है, तो उनके पास जो भी चाहे वो बैंकिंग की सेवाएँ हों, चाहे वो अन्य चीज़ों के बारे में उनके लिए जो प्रयास होते हैं सरकार के द्वारा, वो नहीं हो पाते हैं। एसेट की ओनरशिप होना विमेन के लिए एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज पॉइंट हो जाता है। अगर वो ओनरशिप उनके पास रहती है, तो वो क्रेडिट को भी ढंग से एक्सेस कर पाती हैं। उनकी सोशल स्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। स्टडी वाइज़ स्टडी हमेशा सामने आया है। फाइनेंशियल जो उनकी एक तरह से डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पर वित्तीय जो संसाधनों में उनकी पहुँच होती है, उनका जो से होता है, वह बढ़ जाता है। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एक इकोनॉमिक रिकॉग्निशन की, तो वह भी विमेन को प्राप्त होती है अगर ये लैंड ओनरशिप या इस प्रकार की ओनरशिप आधारित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उनके अनुरूप हो। जब हम बात करते हैं रूरल एरियाज में जहां पर मेल मेंबर्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं नॉन एग्रीकल्चर वर्क्स के लिए अन्य एरियाज में, तो उनके बाद जो है लैंड ओनरशिप अगर विमेन को मिलती है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी काफ़ी प्राप्त होता है। कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं बैंकिंग की या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की या इंश्योरेंस कंपनीज की, जहां पर उनको मतलब अगर कहें तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के लिए इंश्योरेंस की मतलब प्राप्ति के लिए उनके सिग्नेचर की ज़रूरत होती है जो कि लैंड का ओनर हो। जब वो आदमी वहाँ से माइग्रेट कर चुका है, तो फिर वहाँ पर कई सारी देरियाँ होती हैं, और विमेन जो हैं इन पर्टिकुलर जो कि फार्मिंग कम करती हैं, लेकिन उनका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता है। तो महाराष्ट्र ने जो है ये कानून पारित किया है, और एक तरह से ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ पर अब एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ में विमेन को फार्मर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा।
ये सर्टिफिकेशन उनको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाएगा, उनके लिए एग्रीकल्चर का क्रेडिट एक्सेस करना ईज़ी हो जाएगा, क्रॉप की इंश्योरेंस हो, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हो या इवन मार्केट के जो लिंकेजेस हैं, अब वो उनके लिए ईज़ी हो जाएँगे। यानी विमेन अपने आप को फर्मली एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन में एस्टेब्लिश कर पाएँगी। इसमें जो है कानून के द्वारा विमेन फार्मर्स का एक डिजिटल डेटाबेस भी बनाया जाएगा और इसी तरीके से महाराष्ट्र एक स्टेट फंड भी क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से उन विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड हो सके। डेडिकेटेड विमेन फार्मर सपोर्ट ऑफिसर्स भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर और तालुका के लेवल पर बनाए जाएंगे और इसका मतलब साफ है कि भाई जब ये व्यवस्था होगी तो इसकी वजह से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी विमेन को मिल पाएगा क्योंकि जब लैंड के टाइटल ही नहीं रहते हैं तो फिर उनको चाहे वो बेटर सीड क्वालिटी हो, फर्टिलाइजर्स हो, मॉडर्न इक्विपमेंट हो, अगर सरकार चाहे भी ना तो भी उनको प्रोवाइड नहीं कर सकती। इस कानून में बेसिकली जो प्रोविजन किए गए हैं एग्रीकल्चर और फार्मर की जो डेफिनेशन है उसको और ब्रॉड बनाया गया है। आपको पता है नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स जो 2007 में लाई गई थी उसमें भी इस प्रकार की एग्रीकल्चर तथा फार्मर की जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड बनाया गया था। इसमें कोई भी ऐसा आदमी यानी फार्मर या एग्रीकल्चर क्या होगा तो कोई भी ऐसा आदमी जो कि क्रॉप हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरी, एग्रोफॉरेस्ट्री, वर्मी कल्चर, मशरूम कल्टीवेशन या प्राइमरी प्रोसेसिंग में भी इन्वॉल्व है, या तो वो लेबरर के तौर पर या इवन ओनर के तौर पर, तो उनको जो है वो फार्मर्स की संज्ञा दी जाती है। विमन इनमें से किसी भी एक्टिविटी में अगर एंगेज्ड है तो वो जो है विमन फार्मर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं और ये फार्मर सर्टिफिकेट उनके खुद के ही स्थान के पास की ग्राम सभा या फिर नगर पंचायत उनको प्रोवाइड करेगी और इसी के साथ विमन को फार्मर का दर्जा मिल जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि इंटरनेशनल ईयर जो है विमन फार्मर के लिए अब की बार यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर रखा है 2026 को, जिसमें इस ईयर का जो एक तरह से अवेयरनेस फैलाने का काम है या स्पॉटलाइट डालने का काम है, जो भी एसेंशियल रोल्स विमन ग्लोबल फूड सिस्टम में प्ले करती हैं, चाहे वो प्रोड्यूस कर रही हों खाने को, चाहे वो ट्रेड कर रही हों, सप्लाई चेन के पार्ट हों। और बड़ी विडंबना की बात ये है कि इन सबको एक तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। यानी एवरीथिंग एक्चुअली रिमेन्स ईदर अनरिकॉग्नाइज्ड और दे आर नॉट मेड अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल सिस्टम और उसी का जो नुकसान है वह विमेन एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स होती हैं उनको होता है। फार्मर का दर्जा ही नहीं मिलता तो फिर उनको क्रेडिट का एक्सेस, उनको समाज में वो प्रतिष्ठा या फिर मार्केट के लिंकेजेस या फिर कहीं पर भी मतलब कहें तो डिसीजन मेकिंग में जो हिस्सा है वो नहीं मिल पाता है। तो ये जो इंटर यूनाइटेड नेशन ने जो 2026 का अब की बार का जो ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर घोषित किया, उसके पीछे मकसद यही है कि फूड सिक्योरिटी में जो विमेन का योगदान है, न्यूट्रिशन या फिर इकोनॉमिक रेजिलियंस में या फिर कहा जाए तो जेंडर गैप को भरने में या फिर विमेन के जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करने में, उसको कहीं न कहीं यह जो इंटरनेशनल ईयर है वह रेखांकित करता है। इस पर्टिकुलर ईयर में बेसिकली मतलब जो पॉलिसीज़ हैं या फिर विमेन को इक्वल एक्सेस जो प्रोवाइड करनी है लैंड राइट्स के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज़ के लिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। जब हम बात करते हैं विमेन फार्मर्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए इनका जो रोल है वह सप्लाई चेन को या सोसाइटीज़ को और ज़्यादा फेयर, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाता है। विमेन फार्मर्स को एम्पावर करना एक तरह से फूड सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना भी है। आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए या जो एग्रीकल्चर की फील्ड हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भी कई बार बात हुई है कि लैंड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के साथ में विमेन का एम्पावरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो एजेंसी है यानी विमेन के द्वारा जो एक्सपीरियंस प्राप्त होता है वह एक तरह से ऐसा इनसिग्निफिकेंट समझा जाता है जिसकी वजह से कई प्रकार के जो कैपेसिटी के गैप्स हैं वह सामने आते आते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस प्रकार से समझें। भारत और यूके के बीच जो मतलब फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वह वेडनेसडे यानी 15 जुलाई को इफेक्ट में आ गया है। भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कहा जा रहा है कि एक बहुत ही लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट में या उसका जो ब्रॉड स्कोप है उसमें एक तरह से बहुत ही लार्जर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आपको पता होना चाहिए यह भारत की फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डील है किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ में। तो ये जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका नाम जो है वो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी वजह से कई सारी चीजें जो हैं वो हो पाएंगी।
और स्पेशली जो भारत को फ़ायदा मिलेगा, वह मिलेगा लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट हैं उनमें। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को भारत इसलिए मतलब प्रमोट करता है क्योंकि हमें हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो जो पॉपुलेशन है, उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे वो टेक्सटाइल हो, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर, इन इनमें जो कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, वह यह है कि इनकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव की जाए और इनमें जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उसको भी इम्प्रूव किया जाए। लेकिन वो तब हो पाएगा, जब हम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर पाएँ, जो हमारे सप्लाई चेन के रिजिलियंस हैं, उसको और इम्प्रूव कर पाएँ। अगर क्लाइमेट चेंज की कोई वेरिएबिलिटी है, तो उससे इनको बचा पाएँ। किसी भी एक देश के ऊपर जो सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंस है, उसको रोका जाए। या फिर जो भी टैक्सेस, टैरिफ लगाने के बारे में बात विदेशी कंट्रीज़ के द्वारा की जा रही है, उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके इस चीज़ को ब्लंट किया जाए। तो भारत की एक और जो कोशिश है, उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस तरीके से सामने आता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तो इंडिया के जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, उनको यूके में करीबन 10% टैक्स का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से जो भारत के प्रोडक्ट है, वह ड्यूटी फ्री एक्सेस जो चाइनीज़ या सॉरी जो बांग्लादेशी, वियतनामीज़ प्रोडक्ट को मिलती हैं, उसकी वजह से भारत के प्रोडक्ट एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भारत ने किया क्या? तो यूके से जो अभी डील की है, उसमें ये 10% जो टैरिफ लग रहा था इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर, अब वो हट जाएँगे। तो टैरिफ हट जाने की वजह से सीधा जो फ़ायदा होगा, वह भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री या जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसको होगा, जिसकी वजह से जो कई सारे इस प्रकार के जो बांग्लादेश या जो वियतनाम के द्वारा जो प्रोडक्ट आते थे, अब वह भारत के सामने कॉम्पिटिटिव भारत के प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे। तो उसकी वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी वो इन्वेस्टर कर पाएँगे और उसी तरीके से जो है, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर से हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएँगे। अब बात आती है कि भाई भारत ने यूके के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसमें स्टील का जो सेक्टर है, उसको करीबन $150 मिलियन के आसपास जो सेल्स होंगी, उसका फ़ायदा मिलेगा। $850 बिलियन के आसपास जो हमारे एक्सपोर्ट हैं यूके को, अब वह करीबन $1 बिलियन के आसपास पहुँच जाएँगे। तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। भारत अपनी जो निर्भरता है चाइना के ऊपर, जो फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स हैं, उसको कम करना चाहता है। इसकी वजह से भारत ने इस प्रकार का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, पहली बार एक प्रकार का एक मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिन साइन किया है। एक ये ऐसी मैकेनिज़्म है जिसमें जैसे पहले लाइसेंस के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती थी, अब वह सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा की जा रही है। यानी जो भी एक्सपोर्टर जो कि बाहर से हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब और वो सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि व्हाटएवर द इंग्रीडिएंट्स इन दिस यूज्ड आर दिस एंड दैट क्वालिटी एटसेट्रा, तो फिर उनको परमिशन मिल जाएगी। यानी उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस जो उनको होती थी, अब वो रोकी जाएगी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट भारत में बिना किसी समस्या के आ पाएँगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि चाइना के ऊपर हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बात करें, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बात करें, वह काफ़ी बढ़ रही है। उसको हमें कम करना है, सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन हमें करना है। तो ये क्लॉज़ भी इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जोड़ा गया है, जो कि दैट विल पेव द वे फॉर अस टू हैव ऑल दोज़ प्रोडक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम दोज़ कंट्रीज़ एंड दैट विल रिड्यूस द रिलायंस ऑन चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स। एक और बात करी गई है, वो है ऑटो इंडस्ट्री के बारे में। करीबन-करीबन जो है ऑटो इंडस्ट्री मतलब ब्रिटिश कार्स थी, जो कि करीबन पहले 110% टैरिफ लगता था, अब वह 30% के आसपास लगेगा और उसको भी मतलब 10% कर दिया जाएगा आगे आने वाले 5 साल में। तो एक तरह से हम जब इस प्रकार की डील के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ की कार यहाँ पर आएँगी। तो यहाँ की जो कारों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक तो उनको भी बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि भई मतलब साधन मिलेगा, उनको कॉम्पिटिशन मतलब मिलेगा प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अब प्रोडक्ट में या जो इन्वेस्टमेंट है या अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे। और जब-जब भी किसी भी इंडस्ट्री को इस प्रकार के चैलेंजेस मिलते हैं, तो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री होती है, वो उसका सामना करती है। यानी कार्स जो हैं अब यूके से हमारे यहाँ पर आने में उनको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हालाँकि एक कोटा निर्धारित करा गया है, जहाँ पर 20,000 व्हीकल्स पहले और करीबन 37,000 व्हीकल्स जो हैं बाद में ब्रिटेन से हम आयात कर सकते हैं। ब्रिटेन के करीबन 90% प्रोडक्ट पर और भारत के करीबन 97 टू 98% प्रोडक्ट पर जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, यानी अब ये ड्यूटी फ्री एक्सेस उनको मिलेगी। एक तरह से ये सिग्नल भी है अन्य कंट्रीज़ के कि इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हैविंग अ पॉजिटिव एंड विन-विन सिचुएशन इन डील्स एंड मतलब जो ट्रेड डील होती है उसमें, रादर देन हैविंग इट एज़ अ सॉर्ट ऑफ
लुकिंग इट इन साइलोज़, यानी साइलो में भारत नहीं देख रहा है, नहीं साइलो में विश्व का फ़ायदा होगा। फ़ायदा कौन-सा होगा? जब दोनों कंट्री आपस में मिल कर के या एक कंट्री या कोई भी अन्य जो ऑर्गनाइज़ेशन है, वो आपस में मिल कर के इस प्रकार की समस्याओं का सही से सामना करें। किसी का भी जो प्रोडक्ट के ऊपर उनकी खुद की एक तरह से स्ट्रेंथ है, उसको वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करें, रादर देन कि एक-दूसरे को किल करने की बजाय। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत यही करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात भारत में ऐसा पहला स्टेट बन गया है जहां पर ग्रीन एनर्जी पुश को और डेटा सेंटर के लिए उन्होंने जो है वो पॉलिसी लाई है। डेटा सेंटर के लिए करीबन 7.5 गीगावाट की मतलब कैपेसिटी के डेटा सेंटर्स गुजरात में एस्टेब्लिश हों और उसी के साथ में जो उनमें एनर्जी का इस्तेमाल हो वह एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से करीबन आधे से ज़्यादा जो है वो यूटिलाइजेशन उस ग्रीन एनर्जी का हो। अब क्यों ज़रूरी है डेटा सेंटर्स आपको समझ में आना चाहिए, हैं क्या डेटा सेंटर्स ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जब हम बात करते हैं डेटा सेंटर्स के बारे में तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा आजकल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि विश्व जो है वो आजकल डिजिटलाइजेशन की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। तो डेटा सेंटर को आप ऐसे समझिए कोई भी ऐसा फिजिकल रूम या बिल्डिंग जो कि डेटा को या उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको जो है वो फैसिलिटेट करता हो। यानी इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर वेयर द ऑल दोज़ सर्वर्स व्हिच स्टोर डेटा इज़ बीइंग मतलब स्टोर्ड, यानी सर्वर जो है वहाँ पर स्टोर किए जा रहे हों। तो डेटा सेंटर को भारत काफ़ी प्रमोट कर रहा है क्योंकि एक तो नंबर 1 यह जो मॉडर्न एज इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर डिजिटलाइजेशन को भी हम फ़ील कर रहे हैं, तो वो डिजिटलाइजेशन के लिए डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंट्री लाइक इंडिया जो कि डिजिटल गवर्नेंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमारी आईटी इंडस्ट्री काफ़ी मतलब डिजिटलाइजेशन के लिए जानी जाती है। हमारे जो बिज़नेसेज़ हैं, इवन मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ वो भी डिजिटलाइज़ हो रही हैं अपने आप को। और ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ भारत के अंदर ही रहें, भारत का डेटा भी एक तरह से लोकलाइज़्ड रहे, इसी के लिए कोशिश भी की जा रही है। तो भारत जो है इस स्थिति को कैश इन करना चाहता है। डेटा सेंटर्स बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव भी हैं और वहाँ पर जो डायरेक्ट जॉब्स मिलती हैं, इनडायरेक्ट जॉब्स भी मिलती हैं, वह डायरेक्ट जॉब जो होती हैं, वो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। और भारत की डेटा सेंटर पॉलिसी जो अन्य पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो कि 1.27 लाख करोड़ रुपीज़ के मतलब लागत से जो है हम लाने जा रहे हैं और इसमें जो है चिप डिज़ाइन, चिप मैन्युफैक्चरिंग उसको प्रमोट किया जाएगा। यानी एंड टू एंड सप्लाई सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है चिप मेकिंग में। और करीबन आगे के आने वाले 4-5 साल में भारत की जो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, उसपे 70 टू 75% कंट्रीब्यूशन दे पाएँ और आगे आने वाले उसके 5 साल के बाद में भारत को नेट एक्सपोर्टर की कैटेगरी में लाएँ सेमीकंडक्टर में, तो कोशिशें ये की जा रही हैं। तो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग और अगर कहा जाए तो डेटा सेंटर की मैन्युफैक्चरिंग, यह भी एक तरह से मॉडर्न ऐज इंडस्ट्री के पिलर हाउस के तौर पर या पिलर के तौर पर भारत को विकसित करने की दिशा में जो है ये कदम हैं। हालाँकि कई सारे स्टेट्स तेलंगाना 2016 में सबसे पहले डेटा सेंटर की पॉलिसी लाई थी, लेकिन इस प्रकार की एक्सटेंसिव ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला 7.5 गीगावाट कैपेसिटी का एक तरह से स्टेट जो है वो गुजरात ही बनने जा रहा है, जहाँ पर चिप मेकिंग के साथ में ये डेटा सेंटर की पॉलिसीज़ प्रमोट की जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए डेटा सेंटर वैसे एनवायरनमेंट के लिए थोड़े नुकसान भी माने जाते हैं क्योंकि एक तो पानी का कूलिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए उनमें काफ़ी बड़ा यूटिलाइज़ेशन होता है। दूसरा जो मतलब कूलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होंगी उसकी वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर भी मतलब थोड़ा-सा हॉट हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट के लिए माना जाता है लेकिन फिर भी इनकी जो एक मतलब किसी भी ऐसे देश के लिए जो कि डिजिटलाइज़ेशन में लीप्स एंड बाउंड्स के तौर पर बढ़ रहा है, उसको जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करना है। ऐसा नहीं है कि हम हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी किसी और देश को सौंप दें। यानी वी कैन नॉट रिमेन डिपेंडेंट ऑन ऑल दोज़ कंट्रीज़ व्हिच हाउस आवर ओन डेटा या फिर डेटा सेंटर्स हमारे वहाँ पर हाउस कर रहे हों। तो भारत के द्वारा ये कोशिश की जा रही है। 2047 तक आपको पता है कि भारत सरकार ने अब की बार बजट में भी स्पेशल प्रोविज़न्स डाले थे डेटा सेंटर्स के लिए। तो और आपको ये भी पता है कि कई सारे जो विदेशी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अब उन्होंने भारत में डेटा सेंटर के लिए काफ़ी बड़ा एक निवेश भी लाने के बारे में बात कही है। डिजिटलाइज़ेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम डेटा सेंटर्स को यहीं पर ही विकसित करें। फ़ास्ट जो बैंडविड्थ की सर्विसेज़ होती हैं डिजिटल वो भी तभी आ सकती हैं जब हम इस प्रकार की सर्विसेज़ को भारत में ही डेवलप करें, यानी जिनको हम एज डेटा सेंटर कहते हैं, यानी फ्रॉम वेयर द डेटा इज़ बीइंग एक्सेस्ड, द डेटा शुड हाउस नियर बाय योर हाउस या नियर बाय योर लोकेलिटी या नियर बाय योर ऑर्गेनाइजेशन या नियर बाय योर सिटी सेंटर्स। तो ये भारत की जो पॉलिसी है या गुजरात की पॉलिसी है या विभिन्न प्रकार के स्टेट इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आपको ये भी समझना चाहिए कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक जीता जाता उदाहरण है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में आप ये देखते हैं कि स्टेट्स के बीच में आपस में हेल्दी कंपैरिजन होता है, हेल्दी हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है जिसकी वजह से वो मतलब इस प्रकार की पॉलिसी वाइज़ पॉलिसी ब पहल कर रहे हैं जिसकी वजह से
मतलब इन्वेस्टमेंट को वो अट्रैक्ट कर सकें, अपनी जो मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पर नहीं जाएँ, उसको भी एन्श्योर कर सकें। तो फिलहाल हम यहीं रुकेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो हमें आप लाइक और शेयर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।